नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से बातचीत के बाद अब बड़ा फैसला लिया है। सीएम धामी ने अंकिता हत्याकांड प्रकरण की सीबीआई जांच कराए जाने की संस्तुति कर दी है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार अंकिता हत्या मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए रिपोर्ट। स्पेशल सर्विस वाला वीवीआईपी कौन? सीबीआई जांच खोलेगी राज। धामी ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बड़ा मोड़ आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता के भारी आक्रोश और अंकिता के माता-पिता की मांग को स्वीकार करते हुए इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है। विशेष रूप से वीवीआईपी के नाम को लेकर उठ रहे सवालों के बीच ये निर्णय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अंकिता केवल एक पीड़िता नहीं थी, वो हमारी बहन और बेटी भी थी। उनके माता-पिता की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। धामी सरकार ने भले ही सीबीआई जांच की सिफारिश की हो, लेकिन कांग्रेस को ये नागवार गुजर रही है। पिछले कई दिनों से अंकिता भंडारी के मामले पर कांग्रेस ने पूरे देवभूमि में जमकर सियासत की थी। संघर्ष का परिणाम है जो अंकिता भंडारी के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उनके माता पिता के सब्र का और संघर्ष का परिणाम है। तमाम राजनीतिक दलों के संघर्ष और सब्र का परिणाम है। सामाजिक संगठनों के सब्र और संघर्ष का परिणाम है और कांग्रेस के भी संघर्ष का परिणाम है। सबके संयुक्त संघर्ष का ही परिणाम है कि ये सीबीआई जांच सरकार ने आदेश दी है। लेकिन ये सीबीआई जांच हमने कहा है कि इसको देखना बाकी होगा कि क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी माननीय न्यायाधीश को इसकी देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है कि नहीं। आज सुनने में आया है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस हो या समूचा उत्तराखंड हो, ये इसको नाकाफी समझता है। हमको अभी भी जानना है कि वीआईपी कौन था इस पूरे प्रकरण में। हमें जानना है कि बुलडोजर चलाने वाला कौन था, वहां पुलिस कस्टडी में 2 बार आग लगाने वाला कौन था, अंकिता भंडारी के बिस्तर को स्विमिंग पूल में डालने वाला कौन था। बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। धामी सरकार ने अंकिता हत्याकांड को लेकर शुरू से निष्पक्ष जांच कराई है, लेकिन विपक्ष इसे बेवजह तूल दे रहा है। 2022 को अंकिता भंडारी ने वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी ज्वाइन की थी। गैर कानूनी गतिविधियों को समझ गई थी अंकिता। 3 महीने के भीतर अंकिता ने दूसरी नौकरी तलाश की। अंकिता और रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य के बीच तीखा विवाद हुआ। पुलकित ने सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता की हत्या की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को 23 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान तीनों ने अपराध कबूल किया। तीनों ने हत्या की बात स्वीकार की। इस घटना के बाद लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया था। उत्तराखंड के कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड का मुद्दा एक बार फिर से देवभूमि में गूंजने लगा, जिसके बाद सूबे की धामी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर विपक्ष को औंधे मुंह गिरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बीच एक और बड़ी खबर राजधानी देहरादून से आपको बता दें, अंकिता भंडारी केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच अब होगी। धामी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है और ऐसे में अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच कराई जाएगी। सीएम धामी की ओर से कहा गया है। अंकिता के माता-पिता ने सीबीआई जांच की मांग की थी और इसके मद्देनजर सीएम धामी ने जब मुलाकात की अंकिता के माता-पिता से, तो उनकी गुहार सुनते हुए उत्तराखंड की बेटी और बहन को न्याय दिलाने के लिए यहां पर सीबीआई जांच की मांग को मंजूरी दी है। ऐसे में सरकार का दायित्व है
कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता प्रकरण में सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है, जिसका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्वागत किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार की मंशा और जनभावना का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि अब इस मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को जांच प्रक्रिया का सम्मान करते हुए अनावश्यक टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। परिवार की वो पुत्री है, उनके माता पिता से बात करने के बाद जो उनका अपेक्षाएं सरकार से होंगी उस अपेक्षाओं को पूर्ण किया जाएगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस परिवार की इच्छानुसार इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच के निर्देश दे दिए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और प्रदेश की जनता से अपील भी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जन भावनाओं के अनुसार निर्णय लेती है और सीबीआई जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है, जिसके बाद जो अंकिता भंडारी के जो माता पिता हैं वो कहीं ना कहीं खुश है, क्योंकि बीते दिनों वो मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी से मिले थे और उन्होंने एक पत्र मुख्यमंत्री को दिया था जिसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया था कि इस मामले की जो जाँच है वो सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बार फिर से उत्तराखंड की राजनीति में उस वीआईपी का नाम सामने आ रहा था, तो ये जरूरी हो गया था कि इसमें सीबीआई जांच हो। और मुख्यमंत्री ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता के माता पिता की जनभावनाओं की कदर करते हुए इस मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। अब इस पूरे मामले को जो सीबीआई है वो हैंडओवर करेगी। इसके साथ ही जो तमाम अधिकारी, जब ये मामला हुआ था 2022 में, वो अधिकारी भी इस मामले में शामिल होंगे और सीबीआई की पूरी मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया है कि सरकार जो है अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ है। अंकिता पूरे प्रदेश की बेटी थी, उसके साथ न्याय होकर रहेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता के साथ, संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मामले की जांच कराना है और जो आरोपी अगर कोई बच गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना है। सीएम धामी ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई भी आरोपी बचा है और वो सलाखों के बाहर है, उससे सलाखों के पीछे जाना होगा और सरकार उसे सलाखों के पीछे भेजकर रहेगी। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। तो वही अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर ऋषिकेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में भारी संख्या में महिलाएं और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस मामले में जो भी नए तथ्य सामने आए हैं उन्हें देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में सीबीआई जांच होनी चाहिए। पूरे राज्य भर में हमारी सीधी मांग है कि अंकिता के मामले में अंकिता के स्वयं का जो बयान है, उस बयान और जो नए तथ्य सामने आए हैं उनके आलोक में सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो नाम आए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और साथ साथ जिन लोगों ने साक्ष्य नष्ट किए हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर। तो वही अंकिता भंडारी हत्या मामले में अभिनेत्री उर्मिला सनावर से एसआईटी ने पूछताछ की थी। हरिद्वार एसएसपी ने कहा कि उर्मिला सनावर से इस मामले में गहन पूछताछ की गई है। एसएसपी ने कहा कि उर्मिला सनावर जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं। उर्मिला सनावर एसआईटी के समक्ष उपस्थित हुई थी और 4-5 घंटे की जांच जो इनसे पूछताछ की गई थी, उसमें एसआईटी के जो प्रश्न थे उनके जवाब इनके द्वारा दिए गए हैं और कुछ अभी क्योंकि फोन के सीजर वगैरह की कार्रवाई भी लंबित है, उसको मैं आशा करता हूं कि कल न्यायालय के समक्ष इनके द्वारा वो कार्रवाई भी पूर्ण कराई जाएगी और विवेचना में
जो अपेक्षित सहयोग है इनके द्वारा आज दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इनके द्वारा विवेचना में पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। तो वहीं अंकिता भंडारी केस से जुड़े ऑडियो वीडियो प्रकरण में अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बाद पूर्व विधायक सुरेश राठौर एसआईटी के सामने पेश हुए। एसआईटी ने सुरेश राठौर से इस मामले में लगभग 6 घंटे तक पूछताछ की। सुरेश राठौर ने कहा कि उन्होंने सारे तथ्य एसआईटी के सामने रखे। सुरेश राठौर ने कहा कि वे एसआईटी को जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। एसआईटी ने मुझे बुलाया था, लगभग 6-7 घंटे जांच पड़ताल चली, पूछताछ चली। जो तथ्य मेरे सामने थे मैंने एसआईटी के समक्ष रख दिए और उनको जांच में पूरा सहयोग करने के लिए कह दिया। मैंने स्पष्ट कर दिया, जब जब मेरी आवश्यकता होगी मैं आपका पूरा जांच में सहयोग करूंगा। तो वहीं उत्तराखंड में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर राज्य सरकार गंभीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि इस पर जल्द और सख्त कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि वन विभाग और जिला प्रशासन मिलकर इसमें काम करे। इसके तहत कूड़े का सही तरीके से निपटान, वन क्षेत्रों में गश्त बढ़ाना और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे। मानव वन्य जीव एक हमारे लिए इस समय एक बड़ी चुनौती हमारे राज्य के अंदर है। उसके लिए हमने कहा है कि सभी हमारे जिला प्रशासन के लोग, वन विभाग के लोग सब मिलकर काम करेंगे। कूड़ा प्रबंधन से लेकर गश्त बढ़ाने से लेकर लोगों की जिम्मेदारियां तय करने तक, और रेस्क्यू सेंटर बनाना भी उसमें हमारी प्राथमिकताओं में है। अन्य भी उपाय जो भारत सरकार के भी उसमें कुछ नियम हैं, लेकिन हमारे लिए जान माल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको लेकर हम काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हर हाल में जान माल की सुरक्षा की जाए। तो वहीं उत्तराखंड में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लेकर कांग्रेस के प्रस्तावित आंदोलन पर नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने निशाना साधा। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को भगवान के नाम से हमेशा ही परेशानी रही है। बीजेपी सांसद ने कहा कि जी राम जी योजना के नाम पर कांग्रेस जनता में भ्रम पैदा कर रही है। भगवान श्री राम जी के नाम से तो उनको चिढ़ है ही है, नहीं तो इतना हम एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं जी राम जी। अब लोगों में आस्था इतनी बड़ी है कि उन्होंने साफ सब लोग आप मिल रहे हैं आजकल जी राम जी। कितनी खुशी हो रही लोगों को। प्रभु की कृपा तो ऐसी है, नाम में नहीं है कुछ अंदर। तो जी राम जी विरोध भी कर रही है कांग्रेस, 10 तारीख से जी राम जी की विरोध कर रही है। वो करेंगे, उनको हर अच्छे काम का विरोध करेंगे। किस काम का सपोर्ट किया है उन्होंने अभी तक? 300 आपको पता ही है 70 हटाई, कभी नहीं की। चंपावत जिले के छमनिया चौड़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लगभग 237 करोड़ रुपए की लागत से महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निर्माणाधीन महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण किया है और इस दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, जैसा आप सभी को विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोहाघाट क्षेत्र में यहाँ के स्थानीय जो खिलाड़ी हैं और साथ ही पूरे प्रदेश में जो खिलाड़ी हैं उन सभी के का जो करियर है खेल के क्षेत्र में, उसको उत्थान के लिए बहुत ही दूरगामी योजना लगभग 237 करोड़ की लागत से यहाँ पे इसको धरातल पे उतारा जा रहा है। अभी योजना का जो कार्य है इसमें मुख्य रूप से जो है हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल के ग्राउंड्स को और साथ ही यहाँ पे रिटेनिंग वॉल्स जो है, बाउंड्री जिसको कहते हैं, और यहाँ खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल का निर्माण और यहाँ के स्टाफ के लिए रहने की व्यवस्था, एडमिन ब्लॉक, इन सभी का निर्माण एक साथ सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र में धराली आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए बाबा बोखनाग देव समिति ने 1,01,000 रुपए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में दिए। ये राशि समिति और क्षेत्र के 13 गांवों के लोगों ने मिलकर जमा की। समिति ने ये कदम बाबा बोखनाग देवता के संदेश के बाद उठाया, जिसमें उन्होंने आपदा पीड़ितों की मदद करने की बात कही थी। राशि उप जिलाधिकारी के माध्यम से कोष में भेजी जाएगी। क्या कहना चाहिए, किस तरह का? सबसे पहले तो बाबा बोखनाग मंदिर समिति को धन्यवाद देना चाहूँगा कि धराली आपदा पीड़ितों को 1,01,000 रुपये उन्होंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को सहायता दिया है।
पूजा का जो भी सामग्री है, चावल इत्यादि या जो धन है, इसको जो है वहाँ दिया जाए। और कुछ अपनी माला की तरफ इशारा करके, यदि पैसा नहीं है समिति के पास तो मैं अपनी माला बेच करके वहाँ कुछ मदद करना चाहता हूँ। तो समिति ने निर्णय लिया है उसके बाद कि क्यों ना हम लोग कुछ सबको 12-13 गाँव को पूछ करके कि भाई अगर आप भी अपना कुछ योगदान करना चाहते हैं, तो सबने अपनी सहमति दिखाई। और कई गांव ने जो है, जैसे विशेषकर नंदगांव ने इसमें जो है बढ़ चढ़ करके भाग लिया। 40-45 हजार रुपए उनसे एकत्रित करके बाकी गांव ने जो है जितना भी जिससे हो सका सबने जो है इकट्ठा करके बाबा जी की मनोकामना को हमने जो है पूर्ण किया। बाजपुर पुलिस ने नशे के कारोबारी को गिरफ्तार किया। NH 74 पर एक ढाबे के पास से 2 लोगों के कब्जे से 1 किलो 321 ग्राम अफीम बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने बताया कि लोग पिछले 7 महीने से नशा तस्करी कर रहे थे। पुलिस अब सप्लायर की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। कल ANTF की टीम और दुराया पुलिस द्वारा एक साथ मिलकर डॉग स्क्वाड के साथ संधू ढाबा उस पर चेकिंग की गई, तो जिस पर 2 व्यक्ति, एक दामोदर लाल शर्मा और नवल किशोर, इन दोनों पर जब चेकिंग की गई तो इनके पोजीशन से अवैध अफीम बरामद हुई। इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में NDPS में मामला दर्ज किया गया और इन दोनों को अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। चमोली में पुलिस अधीक्षक सुरजीत पवार ने कर्णप्रयाग थाना कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना में रखे हथियार, CCTV कैमरे और आपदा राहत के सामान की जांच की। उन्होंने पुलिस जवानों से बात की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मेरा औचक निरीक्षण था आज का थाने का, और थाने में जो CCTV कैमरे लगे हैं वो भी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार लगे हैं, उनकी भी मैंने कार्य प्रणाली देखी, कार्यकुशलता देखी। हमारे जो आपदा उपकरण हैं उनको ये गतिशील अवस्था में हैं या नहीं, हमारे SDRF के लोग भी यहाँ पर हैं, उनके द्वारा भी इनको चेक किया गया, मैंने भी देखा है। और हमारे थाने के लोग भी बाकी इसको लगातार अपना प्रैक्टिस में लाएं, इसके लिए मैंने निर्देशित भी किया। इसके अलावा हमारे जो पुराने जो दस्तावेज हैं उनको भी वीड आउट के लिए चिन्हीकरण की प्रक्रिया को हमने दोबारा से प्रचलित किया, और अनावश्यक जो है कागजों के कारण जगह ना घिरा रहा है उसको भी हम लोग सुनिश्चित करवा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। कोटद्वार पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत 3 अपराधियों को 6 महीने के लिए जिला बदर किया है। इसका मतलब है कि ये तीनों अगले 6 महीने तक अपने जिले में नहीं आ सकते। पुलिस ने उन्हें ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी करके पौड़ी गढ़वाल जिले की सीमा से बाहर भेजा और चेतावनी दी कि अगर वे 6 महीने के भीतर लौटे तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के द्वारा लगातार सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल 2 अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट में जिला बदर की कार्रवाई की गई, जिसमें कि वो 6 माह के लिए अपने जनपद में नहीं आ सकते हैं, और 1 अपराधी के विरुद्ध आज की गई है। तो इस तरह से कुल अभी तक 3 सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। और इसमें जिला बदर में सभी को ये मैसेज किया जाता है ढोल वगैरह बजाकर कि ताकि शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनी रहे। हल्द्वानी के बाजारों में दुकानदार लगातार सड़क और फुटपाथ पर सामान रख रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर नगर निगम की टीम ने मीरा मार्ग और सदर बाजार में अतिक्रमण हटाया और कुछ सामान जब्त भी किया। प्रशासन ने चेतावनी दी कि अगर व्यापारी नहीं माने तो सख्त कार्रवाई और मुकदमे होंगे। CM पोर्टल पे एक शिकायत मिली थी, चाहे वो मीरा मार्ग हो, चाहे हमारा सदर बाजार हो, कारखाना बाजार हो, वहाँ से लगातार शिकायतें मिल रही है कि यहाँ हम लोग हटाते हैं उसके बाद लग जाते हैं। तो एक हमको शिकायत मिली थी, तो उसी शिकायत के क्रम में आज नगर निगम की टीम वहाँ गई हुई है, वो अपनी कार्रवाई कर रही है। देखिए, मैं तो कई बार अपील भी कर चुका हूँ और हर जगह व्यापार मंडल भी बने हुए हैं, चाहे वो सदर बाज़ार हो, कारखाना बाज़ार हो, चाहे मुखानी वाला हो, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपने स्तर से प्रयास कर लें, क्योंकि जो हमारी सड़कें हैं, जो हमारे फुटपाथ हैं, वो लोगों के चलने के लिए हैं। कभी कभी इमरजेंसी भी हो जाती है, तो सभी से मैं अपील करूँगा, अनुरोध करूँगा कि इस तरह के काम ना करें। आप लोग भी प्रयास करें, हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। और अगर इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता तो फिर या तो मुकदमे या फिर जो भारी जुर्माना है वो लगाया जाएगा।
चमोली में गौचर नगर के पास बमोथ गांव में इन दिनों 3 साल बाद पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है। गांव में लोगों और आसपास के क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। ग्रामीण इस आयोजन के जरिए अपने गांव की सुख शांति और खुशहाली के लिए देवी देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं। पांडव नृत्य में पहाड़ की लोक संस्कृति और धार्मिक परंपरा भी दिखती है। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर स्थित BN इंटर कॉलेज में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र प्रचारक अनिल जी ने जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हिंदू समाज को जाति के आधार पर विभाजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधर्मियों ने 1000 वर्षों तक शासन करने के बावजूद हिंदुओं को तोड़ने में सफलता उन्हें नहीं मिली, इसलिए अब जाति के नाम पर राजनीतिक दल बनाए जा रहे हैं। सभी हिंदुओं से संगठित रहने का आह्वान करते हुए कहा गया कि हिंदू धर्म और सनातन परंपरा की सुरक्षा से ही विश्व में शांति संभव है। उनका कहना था कि हिंदू धर्म ही एक ऐसा मार्ग है जो सर्वे भवन्तु सुखी रहे की भावना के साथ पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है, लेकिन आज लोग स्वयं को हिंदू कहने में भी संकोच कर रहे हैं। उन्होंने महापुरुषों को जातियों में बांटने की प्रवृत्ति पर भी चिंता जताई। अनिल जी ने अपने संबोधन में लव जिहाद की कथित बढ़ती घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले ये समस्या सीमांचल क्षेत्र तक सीमित थी, लेकिन अब अम्बेडकर नगर सहित देश के लगभग हर जिले में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। बीजेपी नेता और नारायण फाउंडेशन के संरक्षक विवेक मौर्य सैकड़ों समर्थकों ने पूरे जोश के साथ इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। सीमांचल कहते हैं, उस सीमांचल में बिहार राज्य के किसी पार्टी का खाता नहीं खुला है। मित्रों, किसका खाता खुला है? तो ओवैसी के पार्टी के सब विधायक जीत करके आए। कहाँ चला गया जाति का नारा देने वाले लोगों का खेल? जाति के आधार पर लोग दावा करते हैं। आप समझिए, ये हमें और आपको केवल जातियों में बांटने के लिए लोग काम करने वाले हैं। जवाब में देने वाला मुस्लिम नेताओं का क्यों? तो हमें और आपको गुमराह किया जा रहा है, जातियों के आधार पर गुमराह किया जा रहा है। इसलिए हमें जाति के इस बंधन से ऊपर उठना पड़ेगा। संपूर्ण हिंदू समाज को एक सूत्र में बंधना पड़ेगा। सीएम धामी ने आरटीआई अधिनियम के 20 साल पूरे होने पर कुछ अधिकारियों को उनके अच्छे काम के लिए सम्मानित किया। इस मौके पर 5 लोक सूचना अधिकारी और 5 अपीलीय अधिकारी सम्मानित हुए। सीएम धामी ने कहा कि आरटीआई कानून लोकतंत्र की रीढ़ है और इससे सरकार और जनता के बीच भरोसा और पारदर्शिता बढ़ी है। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य सूचना आयोग को 13 लाख से ज्यादा आरटीआई आवेदन मिल चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर निपटा दिए गए हैं और केवल 700 मामले अभी बाकी हैं। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार हत्यारों को बचा रही है। उन्होंने कहा कि मामले में कई लोगों के नाम सामने आए हैं, जिससे जनता नाराज है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। नेगी ने 2 महीने के अंदर इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की। कांग्रेस ने 11 जनवरी को रैली निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उत्तराखंड बंद के कारण ये रैली स्थगित कर दी गई है। अंकिता भंडारी वाले केस में हम सब लोगों का एक ही मत है कि हम सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं तत्काल प्रभाव से और फास्ट ट्रैक पर होनी चाहिए, ये नहीं कि बरसों लग जाएं। और हमें तो ये भी संभावना है कि जिस ढंग से इन 4 सालों में ये केस चला, अच्छा 3 साल के बाद जो है निर्णय हुआ, तो अगले 3 साल तक क्या हम फिर इंतजार करेंगे? इसको टाइम बाउंड प्रोग्राम के हिसाब से होना चाहिए। इसको 2 महीने के अंदर आपको सीबीआई इंक्वायरी करके दिखाना होगा कि ये जब तथ्य आपके सामने है तब भी आप जो है कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और सरकार की मानसिकता। इससे बड़ी क्या हो सकती है कि अपने दोषों को छुपाने के लिए आप जनता जो आक्रोशित है उनके पुतला जलाने के लिए बेहोश हो गए। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।